हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आपको पता है, कुछ दिन पहले मैं आपके लिए एक स्टडी प्लान लेके आया था, जिसकी वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ। उस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली अच्छे से समझाया था क्या चीज़ आपको पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, ठीक है, कितने कम समय में कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिवली पढ़ सकते हैं। उस वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके ज़रूर देखिए, बहुत बहुत हेल्प मिलेगी आपको। फ़िलहाल अभी आज के लिए इस वीडियो में मैं आपके लिए जो आप पेपर दे चुके हैं बोर्ड का, ठीक है, उस पेपर का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। उस सॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और कुछ ऐसे अप्रोचेज़ होंगे जो मैं आपको बताऊँगा, ताकि आपको जैसे एक-एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको ज़्यादा समय ना लगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सेक्शन ए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक हेमिस्फेयर है, उसके अंदर से एक कोन को मुझे काट के बाहर निकालना है, ठीक है। एक कोन को मुझे काट के क्या करना है? बाहर निकालना है, ठीक है, बाहर निकालना है उसको, ठीक। अ, अब कहा गया है कि जो हेमिस्फेयर है उसका जो रेडियस है, हेमिस्फेयर का रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम कोन का कब होगा? जब हेमिस्फेयर का जो रेडियस होगा, ये जो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ये हमारा हेमिस्फेयर का ये सेंटर है, ठीक है, हेमिस्फेयर का सेंटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो हेमिस्फेयर का रेडियस है। लेकिन यहाँ साफ साफ ये भी दिख रहा है कि ये जो कोन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये इसका हाइट भी है ये, ठीक है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर जो होगा वो हाइट ऑफ कोन के बराबर होगा, जो कि 10 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक। अब उसके बाद हमको यहाँ पे स्लांट हाइट, यहाँ पे क्या हो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्लांट हाइट हमको ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि हमको यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है, तो तुमको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला हमने सीधा लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ से मेरा 10√2 आंसर आ गया है। और कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या होता है? पाई आर एल। सीधी यहाँ पे वैल्यू रखी और हमारा आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बेसिक सा है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे इसमें मैं बताऊँगा आपको छोटी सी ट्रिक। क्या होता है कि यहाँ पे लिखा है ए एन रिप्रेजेंट्स nth टर्म, मतलब कि ए एन जो है वो किसी nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे एक ए पी दी गई है, -15/4, -10/4, -5/4। तो तुमको A16 -A12 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। मतलब जो 16th टर्म होगा, 12th टर्म होगा, दोनों का डिफरेंस बताना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या काम होगा आपका? कॉमन डिफरेंस निकालना। कॉमन डिफरेंस क्या होगा भैया? जो भी नंबर्स दिए गए हैं, पहले वाले नंबर को इस वाले नंबर को उससे पहले नंबर से माइनस कर देंगे तो हमारा डी निकल आता है। तो खैर कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। यहाँ से हमारा डी निकल आएगा। फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन के लिए। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? A + n-1 इंटू डी। और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा के सीधा आंसर निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सीधा तरीका ये होता है, जैसे मान लो, जैसे पूछा गया है कि T16 - T11 की आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सब करने की ज़रूरत है भी नहीं। मैं बताऊँ क्या होता है? ये जो दो नंबर दिए होते हैं ना नीचे, 16 और 5, बस ये याद रखना, इन दोनों को सीधा माइनस कर दो, क्या आएगा? 5, और इसको बस डी से मल्टीप्लाई कर दो, यही तुम्हारा आंसर है, अगर डिफरेंस पूछा गया तो इसमें क्या करना था? इसमें अगर तुम 16 में से 12 माइनस करते तो सीधा 4 आता, और ये 4D है, ठीक है। तो ये 4D समझ में आ गई। और डी की वैल्यू तो मुझे पहले से ही पता है, ठीक है। तो यहाँ से डी की वैल्यू पता चल गई, तो हमारी डी की वैल्यू यहाँ पे, बस डी की वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट करनी थी और यहाँ से सीधा आंसर आ जाता, ठीक है। मुझे इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। आगे चलते हैं। मीना कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन द लॉटरी इज इतना, ठीक है। उसकी भाई एक प्रोबेबिलिटी दी गई है, ठीक है, 0.8 है विनिंग की। और कहा गया है टोटल 800 टिकट्स बेचे गए हैं और उसमें से उसने कितने खरीदे हैं। भाई प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उस प्रोबेबिलिटी ये होगी कि उसने जितने नंबर ऑफ टिकट्स खरीदे होंगे XYZ डिवाइडेड बाय टोटल कितने बेचे गए हैं, ये होगा। इसकी वैल्यू दी गई है और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक कैंपिंग टेंट है हेमिस्फेरिकल शेप का, जिसका रेडियस दिया गया है, उसका एक डोर है जिसका एरिया गिवन है, ठीक है। आउटर सरफेस एरिया तो टेंट क्या होगा भाई? एक टेंट है हेमिस्फेरिकल शेप का, मतलब ऐसा है कुछ, ठीक। और कहा गया है उसमें एक डोर भी लगा हुआ है, ऐसे ये डोर है, ठीक है। इस डोर का तुमको एरिया दिया है, कितना दिया है? 0.5 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो हेमिस्फेयर टेंट है, इसका रेडियस हमको पहले से गिवन है, ठीक है, रेडियस मुझे गिवन है, रेडियस है 1.4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आउटर सरफेस एरिया क्या होगा। भाई हेमिस्फेयर का सबसे पहले हम सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। और इतना तो डोर है,
इतना जो एरिया है ये तो कट आउट है, इतना तो होगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के बाद जो डोर का एरिया होगा उसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो हमारा बचा हुआ एरिया होगा वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। आगे, अब यहाँ पे पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, इफ ओ क्यू ये जो रेडियस है, सर्कल का रेडियस है वो तुमको ए दे रखा है, ओ पी जो है, ओ पी इसकी लेंथ मुझे a+2 दे रखी है, और पी क्यू जो है वो मुझे 2b दे रखा है। तो मुझे ए और बी के बीच में रिलेशन बताना है। भाई मुझे ये पता है सर्कल की प्रॉपर्टी, जब भी कोई रेडियस होता है ना, कोई रेडियस होता है, अगर उसको कोई टेंजेंट टच करके जा रहा होता है तो क्या करता है, टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा होगा, ये वाला ट्राइंगल मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा ए और बी के बीच में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें तो कुछ नहीं है यार, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। मुझे पता है कि भाई सेक्स स्क्वायर ए -1 की जो वैल्यू होती है वो tan स्क्वायर होती है, इसकी जगह हम tan स्क्वायर ए रख देंगे, उसका अंडर रूट करेंगे तो वो मेरा हो जाएगा tan ए। ठीक है, ठीक है, अब sec a अपॉन tan ए क्या होता है, 1 अपॉन के साइन, जब सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा cos a आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस इन द रेशियो। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है P और Q, उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक है, ये P है, ये Q है, y एक्सिस इसको कट कर रहा है। ठीक है, अब पूछा गया है कि यहाँ पे कि ये जो y एक्सिस है इसने P Q को कितने रेशियो में बांटा हुआ है, ठीक है, डिवाइड किया है, तो ये पूछा क्वेश्चन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, कह रहा है कि एट एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है ना। तो यहाँ पे मुझे तो y की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन x की वैल्यू तो क्या होगी, 0 होगी। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, y होगा। P का आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है और मुझे Q का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो यहाँ पे सिंपल ये कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हम लगा देंगे। ठीक है, जिससे हम रेशियो निकालते हैं, और यहाँ से मेरा रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे, अ वायर अटैच टू फ्रॉम पॉइंट ए, यहाँ से एक वायर अटैच की गई है ऑन द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ अ पोल। ठीक है, पोल BC जो है उसके टॉप से यहाँ तक एक वायर अटैच की गई है। ठीक है, ये एक वायर है, ये इतनी AC, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना रहा है। AB की लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ वायर बतानी है। लेंथ ऑफ वायर बतानी है कि भाई मुझे बेस और हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो बेस और हाइपोटेनियस जैसे आता है तो मुझे कॉस का फॉर्मूला लगा देना है। कॉस क्या होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे, यहाँ पे मेरा वायर की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें पूछा गया है AE की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, AE कितने के बराबर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिमिलैरिटी के थ्योरम लगा देंगे, सिमिलैरिटी लगाएंगे दो ट्रायंगल्स के बीच में, ये DAB और DEF, इन दोनों के बीच में हम सिमिलैरिटी प्रूफ कर देंगे। ये वाला जो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है, ये वाला जो एंगल है इसके बराबर है, ये वाला एंगल जो है कॉमन है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो एंगल सिमिलैरिटी से ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, और मुझे ये पता है कि DA अपॉन DE ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड CP/CT होता है। ठीक है, ये पता होता है कि दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, मान लो ABC है, ये PQR है, सॉरी सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये DAB जो है इसका जो साइड है ये DA, उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड DEF के लिए DE है। ठीक है, तो इसलिए ये DA अपॉन DE जो होगा वो AB अपॉन EF के बराबर होगा। ठीक है, और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ DB अपॉन DF, ये भी लिखा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है उसके हिसाब से हम रेशियोज को यूज़ करेंगे। ठीक है, DA की वैल्यू गिवन है हमको, DE क्या है, DA प्लस AE, और AE की वैल्यू हमको ढूंढनी है, और DA की वैल्यू हमको पहले से पता है। ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर 3.5 आ जाएगा। आगे, देवांश प्रूव दैट ट्राइंगल ABC और PQR SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि ट्राइंगल ABC और PQR, ABC और PQR एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। उसने बोला है कि C और R एक दूसरे के क्या हैं, बराबर है। तो इसमें से कौन सी चीज़ सही रहेगी, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया है कि दो ट्रायंगल्स अगर एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो AC जो होगा वो PR के बराबर, AC
अपॉन पी आर जो होगा वो बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर बराबर होगा ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तुम ऐसे भी लिख सकते हो पी आर अपॉन ए सी, क्यू आर अपॉन बी सी और पी क्यू अपॉन ए बी, ये भी सही है। ठीक है, बस ये मत गलती कर देना, मैं बता रहा हूँ कि पी आर अपॉन ए सी यहाँ लिख रहे हो और यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर लिख रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक, अब यहाँ पे कौन सा सही है? अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे अगर मैं ये पहले दो टर्म लेता हूँ, ठीक है, ये वाले, इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ए सी नीचे आ जाएगा और बी सी, मुझे ऑप्शंस देखना है, आंसर्स तो बहुत सारे आ सकते हैं, इसमें से ऑप्शंस कौन सा मैच कर रहा है बस वहीं लगा देना है। ठीक है, आगे ये तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला तुमको पहले से गिवन है और कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है, बस उसकी जगह वो वैल्यू पुट करनी थी और कुछ नहीं करना था इसमें स्टेप डेविएशन में, सीधा फॉर्मूला यहाँ पे तुमको गिवन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, आगे साइन थीटा की वैल्यू गिवन है तो तुमको 9 कॉसेक थीटा प्लस 1 9 कॉसेक थीटा माइनस 1 की वैल्यू। अब तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ यही आ जानी चाहिए कि साइन थीटा है, साइन थीटा कॉसेक का उल्टा होता है। अगर साइन थीटा 1/9 है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल 9, सीधा सिंपल। ठीक है, यहाँ पे बस कॉसेक थीटा की वैल्यू पुट करनी है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी हो ना हो, कौन सी प्रोबेबिलिटी ऐसी है जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्वेश्चन में पूछा गया है। भाई तुमको ये पता है कोई भी चीज़ होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, होती है। तो अब ये बताओ कि इसमें से कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही होगी या 0 से कम, ऐसे नेगेटिव तो नहीं है। ठीक है, कौन सी है ऐसी? ठीक है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है जो ऑप्शन सी है। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँगा, ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँगा तो 50 आ रहा है जो कि पॉसिबल ही नहीं है भाई, 1 से बहुत ज़्यादा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, आगे द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। भाई रियल और इक्वल रूट्स के लिए जो डिटर्मिनेंट होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक, तो d जो होगा वो 0 के बराबर होगा, d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बस 4b की वैल्यू रख देंगे -7 और a की वैल्यू रख देंगे 4, सॉरी a की वैल्यू रख देंगे 3 और हमारी c की वैल्यू रख देंगे m। ठीक है, यहाँ से मेरी m की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अभी तक देख रहे हो कि ये ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्योंकि अप्रोच देखो जितनी जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी करो। ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन में तुमको टाइम वेस्ट नहीं करना, बाकियों को टाइम देना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर -3 और -8, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसके जीरोज या फिर रूट्स, जीरोज और रूट्स एक ही चीज़ होती है। ठीक है, कंफ्यूज ना होना। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। अगर रूट्स तुमको पहले से गिवन है, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ दे दिया ये रूट्स, ठीक है, रूट्स गिवन है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, इनसे डायरेक्ट एक फार्मूला बनता है। क्या होता है याद रखना, ये होता है आपका कि x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, फिर x, फिर होता है प्लस, फिर आपका क्या आता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ये डायरेक्ट होता है, ये याद रखना। ठीक है, ये चीज़ आपको लगानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, ये होता है सम ऑफ रूट्स, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये डायरेक्ट जनरल फॉर्म होती है। अगर आपको कहीं रूट्स गिवन है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, है ना, तो आप उस रूट से डायरेक्ट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे इसी फॉर्मूले में ही आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू रख देनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो जाएगा -3 + 8x, फिर हो जाएगा प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 0। बात आई समझ में? ठीक है, बात आ गई। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा आपका -5x + 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी -24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे इसका फैक्टर करना है। ठीक है, 24 -24 तो क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो फैक्टर हमको पहले से ही पता है क्या है। यहाँ पे देखो आपका क्या बोला गया है क्वेश्चन में, अब पॉलिनोमियल जीरो से इसमें से कौन सा इक्वल के बराबर है। यहाँ पे देखो ये इसके बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है, इसके, ठीक है, इसके बराबर नहीं, इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है ना, यहाँ पे हमारा माइनस आ रहा है। ठीक है, इसको जब खोल के सॉल्व करेंगे तो यहीं आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। वैल्यू ऑफ पी बतानी है, रैशनल रूट्स। अब देखो रैशनल रूट्स को तुम्हें पता है, एक बात बताओ, कोई भी नंबर अगर रैशनल होगा, रैशनल नंबर
रैशनल नंबर तभी होगा जब उसको मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। किसी भी इरेशनल नंबर को तो मैं p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू इसमें दी गई है, जैसे ये दी गई है, इसे कहा गया है जो p है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल, इरेशनल होने चाहिए। रैशनल होने के लिए क्या होना पड़ेगा भाई, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर मान लो तुम्हारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू रूट्स में आ रही है, √2, √3, √5, ठीक है, तो फिर तुम्हारा जो भी वैल्यू आएगी ना रूट्स की, वो तुम्हारी रैशनल नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ रही है। तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम डी की वैल्यू निकालेंगे ना, b² - 4ac, तो यहाँ पे सॉल्व करके ये आएगा। और ये जो p² - 24 आया है, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। मतलब अगर मैं इसका अंडर रूट करूँ तो एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ पे p की जगह जितने ऑप्शंस दिए वो रख के देख लेना, जो भी आंसर में तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर आ रहा होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस तुम्हारा 24, तो ये क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है। -5 रख के देख रहे हैं तो यहाँ 1 आ रहा है, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो यही तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई। आगे, एक आर्क ऑफ लेंथ 2.2 सेंटीमीटर सब्सटेंड्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 2.8, द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है भाई, सीधा ये दिया हुआ है, ये पूछा है तुमसे, ठीक है। एक आर्क की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर्क है, ये तुम्हारा 2.2 है, ठीक है, और तुम्हारा रेडियस जो है वो कितना दे रखा है, 2.8 दे रखा है, ठीक है। यहाँ सीधा फॉर्मूला लगा देंगे आर्क का, आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ से मेरा थीटा निकल के आ जाएगा। बस इसमें ये है, बस तुमको यार फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी कह रहा है कि 2 डाइस जो हैं, ठीक है, 2 पासों को फेंका गया, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसका आउटकम जो होगा x, y, ठीक है, जो भी आएंगे दोनों डाइस में जो भी वैल्यूज़ आएंगी उसमें x की वैल्यू हमेशा y से बड़ी होनी चाहिए। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, ठीक है। जब भी किसी डाइस को हम फेंकते हैं, अगर एक बार फेंका तो टोटल आउटकम होता है 6 की पावर 1 6, 2 बार फेंका तो 6 का स्क्वायर कर देंगे 36, 3 बार फेंका है तो 6 का क्यूब कर देंगे 216, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक समझ में आई। अब वो कह रहा है कि हमको कंडीशन दे दी है, ठीक है, तुम्हारे पास 2 पासे हैं x और y, x और y, ठीक है। तो तुमको ये कहना है कि प्रोबेबिलिटी उस चीज़ की ढूंढनी है कि x की वैल्यू जो है, x की जो वैल्यू है वो y से हमेशा बड़ी रहे, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब भी हम पासे फेंकेंगे, ठीक है, और इस बार 2 फेंके गए हैं, 2 बार फेंके गए हैं ना, तो 2 बार जब फेंके गए हैं, नहीं 2 फेंके गए हैं, सॉरी 2 बार फेंके गए हैं और 2 फेंके गए हैं, वो एक ही चीज़ होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ क्या गया है कि 2 बार 2 फेंके गए हैं, तो यहाँ क्या है कि x और y दोनों की जो वैल्यू है उसमें देखेंगे जो x की वैल्यू है हमेशा y से बड़ी होनी चाहिए। अब 36 जो केसेस आएंगे उसमें से 6 केसेस तो ऐसे होंगे जिसमें डबलेट्स बन रहे होंगे, 1 1 आ रहा होगा, ठीक है, 2 2 आ रहे होंगे, 3 3 आ रहे होंगे, 6 आ रहे होंगे, तो इसको तो हम हटा ही देंगे क्योंकि हमारी ये कंडीशन में दिया ही नहीं हुआ है, हमको तो x की वैल्यू बड़ी चाहिए, ठीक है, y से, तो ये हटा देंगे, तो टोटल मेरे 30 केस बन जाएंगे। और सिमेट्री के हिसाब से अगर देखा जाए 30 केस जो बच रहे हैं उसमें से आधे केस ऐसे होंगे जिसमें y की वैल्यू x से बड़ी होगी और आधे केस ऐसे होंगे जिसमें x की वैल्यू y से बड़ी होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 1 और यहाँ लिखता हूँ 6, यहाँ लिखता हूँ 1, यहाँ लिखता हूँ 5, यहाँ लिखता हूँ 1, यहाँ लिखता हूँ तुम्हारा 4, है ना, ऐसे चलता जाऊँगा, ठीक है। ऐसे में 1 के साथ 5 केसेस बनेंगे, फिर ऐसे 2 के साथ 5 केसेस बनेंगे, ऐसे 3 के साथ 5 केसेस बनेंगे, तो टोटल 15 केसेस बन जाएंगे आधे, ठीक है। फिर जब मैं x के साथ करूँगा तो x के साथ भी कर सकता हूँ 6, ये x है, ये y है, 6 1, ऐसे 6 2 6 3 6 4 6 5, ठीक है। फिर 6 6 करेंगे, वो तो लेना ही नहीं क्योंकि वो डबलेट है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमेशा 5 बार बड़ी रहेगी हर केस में, तो 5 5 5 3 बार आएगा, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 15, टोटल 15 केसेस ऐसे बन रहे होंगे, ठीक है। कितने बन रहे होंगे, 15 केसेस बन रहे होंगे, समझ में आ गई। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो तुम्हारे 15 केसेस बन रहे होंगे आउट ऑफ 36, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5/12, ठीक है। थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, ये एजर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है, इसमें लॉजिक लगते हैं, अच्छे से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है HCF 36m² और 18m का 18m है, ठीक है, वेयर m इज़ अ प्राइम नंबर। भाई रीज़न तो बिल्कुल सही है, ठीक है। 36m² का और 18m का अगर मैं HCF निकालूंगा तो मेरा आंसर 18m आएगा, ये बिल्कुल सही है। HCF ऑफ 2 numbers is always less than or equal to smaller number,
ये भी सही है सॉरी, ये भी सही है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि दोनों सही होने का मतलब ये नहीं कि ए एंड आर आर ट्रू, ये तो सही है, लेकिन आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बात बिल्कुल सही होती है कि अगर मैं कोई दो नंबर लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया है 15 और ले लिया है 5, ठीक है, ये ले लिया नंबर, और इन दोनों का जब मैं एचसीएफ निकालूंगा तो एचसीएफ जब निकालने जाऊंगा तो एचसीएफ मेरा क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 ही कॉमन है दोनों में, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमेशा दो नंबर्स में जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो वो जो एचसीएफ होता है वो हमेशा दो नंबरों में छोटा नंबर होता है या उससे भी छोटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा है, कोई और बड़ा नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ 12, 5 की जगह 12 ले लेता हूँ, तो इनका एचसीएफ निकालूंगा तो क्या आएगा, इनका एचसीएफ निकालूंगा तो आएगा 3, ठीक है। तो ये जो हमेशा जो भी एचसीएफ आता है वो हमेशा क्या होता है, दोनों नंबर से छोटा होता है, या जो सब दोनों में सबसे छोटा नंबर होता है वही होता है, ठीक है। जैसे दोनों केसेस में यहाँ पे क्या देख रहे हो, इन दोनों का जब एचसीएफ निकाला है तो 3 आया है, इन दोनों का एचसीएफ निकाला है तो 5 आया है, ठीक है, ये सही है। लेकिन क्या ये जो रीज़न दिया है ये पहले वाले असर्शन के लिए ठीक है? तो यहाँ पे जैसे लिखा है रीजन स्टेट्स एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज लेस देन इक्वल टू स्मॉलर नंबर, ये बिल्कुल सही अभी मैंने यहाँ बताया, ये यूनिवर्सली सही है। लेकिन द एग्जैक्ट रीजन ए इज ट्रू इज बिकॉज 18m जो है इज अ डायरेक्ट फैक्टर ऑफ 36m स्क्वायर, ठीक है। जैसे इस केस में भी देख लो, 18m जो है ना वो 36m का फैक्टर है, ठीक है, डायरेक्ट फैक्टर है वो, ठीक है। तो वो इनइक्वालिटी की वजह से नहीं है, ठीक है, ये जो इनइक्वालिटी है इसकी वजह से वो नहीं है एचसीएफ 18m इसका, क्योंकि ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर 18m जो है वो 36m स्क्वायर का एक फैक्टर है, तो जो फैक्टर होता है वो तो उसका एचसीएफ होगा ही होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, सबसे ज़्यादा इसी में गलतियाँ करके आते हैं बच्चे, ठीक है। आगे इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन के सिस्टम देखना है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें आपको वो चीज़ें आनी चाहिए कि फॉर्मूले इसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्या दिया है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x, ये दिया है आपको 3x माइनस 5y प्लस 7, और ये दूसरी इक्वेशन दी है -6x प्लस 10y प्लस 14 इज इक्वल टू 0 इज इनकंसिस्टेंट, ये असर्शन दे रखा है। रीजन दिया है व्हेन टू लीनियर इक्वेशंस डोंट हैव यूनिक सॉल्यूशन दे ऑलवेज रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, ठीक है। सबसे पहली बात तुम चेक करेंगे कि पहले जो दो लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं, सिस्टम दे रखा है, वो इनकंसिस्टेंट है कि नहीं, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ ये याद रखो, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, जब यूनिक सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ, ठीक है, यूनिक, ठीक है, सॉल्यूशन की बात करता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि a1/a2, ठीक है, वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, समझ में आ गई। फिर इसके बाद अगर मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करता हूँ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करता हूँ, तो उसमें जो कंडीशन लगती है वो क्या होती है, वो होती है a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ठीक है, ये कंडीशन लगती है। फिर तीसरी कंडीशन आती है इनकंसिस्टेंट के लिए, जो दे रखा है, जो हमको लगाना है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें होता है आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये इनकंसिस्टेंट का कंडीशन होती है। तो इसमें हम इनकंसिस्टेंसी इस चीज़ से चेक करेंगे, तो यहाँ पे जब लगा के देखा गया तो हाँ ये सही था, ये कंडीशन सही बैठ रही थी, तो पहला एजर्शन तो सही है, ठीक। अब दूसरी बात कह रहा है कि जब भी दो लीनियर इक्वेशंस डोंट हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक, जब यूनिक सॉल्यूशन नहीं होते हैं, दे ऑलवेज रिप्रेजेंट अ पैरेलल लाइंस, ये गलत है, क्या है, गलत है। जब वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका पैरेलल ही हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो पैरेलल भी हो, ठीक है, वो कोइंसिडेंट भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कोइंसिडेंट भी हो सकते हैं। कोइंसिडेंट का मतलब क्या हो गया कि ये रहा, एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, एक ये भी कंडीशन होगी, एक ये भी कंडीशन, दो कंडीशन हो सकती हैं। अगर ये नहीं तो ये और ये दो कंडीशन हो सकती है, केवल एक कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। तो असर्शन सही है, रीज़न गलत है, ठीक है। आगे अब सेक्शन बी में आ गए हैं। अब सेक्शन बी कह रहा है कि इन द गिवन फिगर पॉइंट डी बी सी को 1:2 में बांट रहा है, ठीक है। लेंथ ए डी की ढूंढनी है, सिंपल है, यहाँ पे हम
रेशियो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कोऑर्डिनेट रेशियो वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बी और सी ये कोऑर्डिनेट के बीच में, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x1 y1 x2 y2, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे d के कोऑर्डिनेट्स 0 और ये आ जाएंगे। जब हमको इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स जब मिल जाएंगे तो यहाँ पे हम सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, जिससे मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में 2 ऑप्शन आए थे, ये करो चाहे ये करो। पहले वाला सॉल्यूशन देख लीजिए, पहले वाला सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना, साइन 60 tan 30 cos 45 सबकी वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस आपको बस वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। भाई आप क्लास 10th में हो, इतनी सी सिंपल चीज़ है यार कि यार अब टेबल तो यार रटा होना चाहिए, अब इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए यार। अब 10th है, बोर्ड है, री एग्ज़ाम देने जा रहे हो तुम लोग, री एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है तुम अपने पहले वाले परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हो, है ना। अगर तुमको इतनी सी चीज़ नहीं आती होगी तो यार क्या ही कर सकते, है ना। तो ये चीज़ याद रखना भैया, हर एक चीज़, ठीक है, वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज़ पुट करनी है। क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है। साइन 60 की वैल्यू हमको पुट करनी है √3/2, tan 30 की 1/√3, cos 45 की 1/√2, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे बस वैल्यूज़ पुट कर देंगे, एक दूसरे को सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और याद रखना हमेशा जो भी आंसर आएगा रूट को डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता, तो उसको रैशनलाइज कर देना, ठीक है। आगे ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में तुमको tan a + 2b की वैल्यू दे रखी है, साइन 2a + b की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इन दोनों सिस्टम से मुझे a और b की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से हम 2 लीनियर इक्वेशन बना लेंगे। tan a + 2b √3 के बराबर होता है, और √3 की वैल्यू tan कब होती है, जब वो 60 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो ये √3 जो होता है वो tan 60 के बराबर होता है ना, तो मैंने यहाँ √3 की जगह tan 60 लिखा, दोनों साइड से tan कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सिमिलरली साइन के साथ करेंगे, साइन 1/√2 की वैल्यू साइन कब होती है, 45 डिग्री पे होती है। अब इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से मेरे a और b की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। A bag contains 25 balls, some of them are yellow, others are green. One ball is drawn at random. If the probability of getting the green ball is इतना, find the number of yellow balls. ठीक है भाई, तुमको पहले से दे रखी है ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी, ठीक है भाई 25 तुम्हारे पास टोटल बॉल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी तुमको दे रखी है ग्रीन की, ठीक है 3/5। वैसे ग्रीन की अगर प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या होगा, वो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, ठीक है, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, वो बराबर कर देंगे हम जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है। यहाँ से नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स मेरे निकल के आ जाएगी 15, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या है, येलो और ग्रीन थी, जब 25 में से 15 तुम्हारे पास ग्रीन बॉल है तो बाकी बची हुई येलो बॉल्स होंगी, तो सीधा हम क्या कर देंगे 25 में से 15 माइनस कर देंगे, मेरा आंसर 10 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी सिमिलर ट्रायंगल फॉर्मूला, यहाँ पे सिमिलैरिटी लगनी है और कुछ नहीं है यहाँ पे डी ई की लेंथ मुझे पता करनी है, डी ई की लेंथ पता करनी है, ठीक है। ये तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल है, इन दोनों के बीच में मुझे सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन इसके बराबर, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ई बी सी एफ कोलिनियर है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। एक ही लाइन पे ये लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। इसे क्या कहेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। दो एंगल्स एक दूसरे के बराबर हो गए तो एंगल क्राइटेरिया से ये बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो वहीं सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ले लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो जैसे ही लगा देंगे वहाँ से हमारा जो रिक्वायर्ड लेंथ ढूंढनी है वहाँ से मेरी आ जाएगी, ठीक है। आगे ये तो हर बार बनता है क्वेश्चन यार, ये बहुत आसान है, इसको रट के ही जाओ ज़्यादा सही है, क्योंकि वही चीज़ लिखनी है। तुमको ये प्रूफ करना है कि 14 - 2√3 एक इरेशनल नंबर है, गिवन दैट कि √3 इरेशनल है, ठीक है भाई। अगर मैं कहूँ कि क्वेश्चन में ये दिया होता, यहाँ तक दिया होता, ये ना दिया होता, तो क्या तुम √3 को भी पहले इरेशनल प्रूफ करते, वो नहीं करना वहाँ पे, ठीक है। वो जेन्युइन सी बात है कि हमको ये पहले से चीज़ फैक्ट ये पता है कि √3 एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक। वहाँ पे प्रूफ करने ना बैठ जाना, भले ये पार्ट दिया हो चाहे ना दिया हो, ठीक है। तो हमको सबसे पहले कोई भी इरेशनल नंबर है कि नहीं प्रूफ करने के लिए पहले मानना पड़ता है कि वो रैशनल है, ताकि हम अपने जो सॉल्व करेंगे वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि नहीं वो चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर r है, तो यहाँ पे r को इसके बराबर कर देंगे और क्या करेंगे, ये जो √3 है इसको एक साइड लेके चले आएंगे, ठीक है, क्योंकि एक इरेशनल नंबर है, ठीक। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये इसके बराबर आया है। 14 तो एक रैशनल नंबर है,
2 एक रैशनल नंबर है, और हमने ये पहले से माना था कि r भी एक रैशनल नंबर है। भाई तुमको पहले से पता है जब मैं रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से माइनस करता हूँ तो रैशनल नंबर ही आता है, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करता हूँ तो भी रैशनल नंबर ही आता है। तो उसका मतलब ये हो गया कि ओवरऑल तो ये पूरा रैशनल हो गया, ठीक। लेकिन हमको ये तो चीज़ पहले से पता है और ये गिवन भी है कि √3 जो होता है वो इर्रेशनल होता है, ठीक। तो ये चीज़ हमारी कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसी कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से हमारा जो हमने अजम्पशन किया था वो गलत है, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। एंड 14 माइनस 2√3 इज एन इर्रेशनल नंबर। बस इतनी सी चीज़ है, ठीक है। आगे कैलकुलेशन बेस्ड कैलकुलेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अब ये याद रखिएगा जो मैंने पिछली भी एक वीडियो बनाई थी आपकी स्टडी प्लान की, उसमें मैंने चैप्टर्स मैंने टियर बनाए थे, टियर 1 टियर 2 टियर 3, ठीक है। जिसमें मैंने बताया था कि बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसमें से किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, ठीक है, किसको ज़्यादा प्रिपेयर करना, अच्छे से प्रिपेयर करना, वो वीडियो ज़रूर जाके देखिए, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का पहला पार्ट कह रहा है, देखिए 2 है, इसमें से ये करें चाहे ये करें, ठीक है, हम दोनों करके देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है सर्कल सेंटर्ड एट 2,1, एक सर्कल है, ठीक, उसका सेंटर है तुम्हारा 2,1, ठीक है। अब वो कह रहा है कि टू द पॉइंट 5,6 एंड -3, के भाई ये सर्कल का है, ये 2 पॉइंट से गुजर के जा रहा है, सर्कल जो है ना ये सर्कल, ये कहीं 2 पॉइंट से गुजर के जा रहा होगा, एक इस पॉइंट से जा रहा है, एक इस पॉइंट से जा रहा है, ठीक। तो अब बोला है कि तुमको वैल्यू पता करनी है के की, जो के गायब है इसकी वैल्यू पता करनी है। तो उसके बाद तुमको ए बी जो कॉर्ड बना रहा होगा, भाई ये जो 2 पॉइंट से गुजर के जा रहा है ना, जैसे मान लो इसको साफ साफ बना देता हूँ, ठीक। अब जैसे यहाँ पे लिखा है ये सर्कल है आपका, ठीक, ये सेंटर है, ये 2 पॉइंट से ऐसे गुजर के जा रहा होगा, ठीक, ये 2 पॉइंट से ऐसे गुजर के जा रहा होगा, एक ए है और एक बी है। इस सेंटर को मैं ओ ले लेता हूँ, ये तुम्हारा यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये अगर सेंटर है, सेंटर को मैंने यहाँ से, ये तो रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, है ना, ये तो रेडियस ही हुआ ना। और जो ए बी है, इस कॉर्ड की तुमको लेंथ पूछी गई है, ठीक है। ए का मुझे कोऑर्डिनेट दे रखा है, ओ का कोऑर्डिनेट दे रखा है, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है। मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, ओ ए और ओ बी ये एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो एक ही सर्कल के रेडियस हैं, तो हमने यहाँ पे वही किया है। और ओ ए की हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, उससे फॉर्मूला निकालेंगे, ए ओ बी की निकालें, यहाँ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, एक दूसरे को इक्वेट कर देंगे। ओ ए में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ओ बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ठीक। फिर जो भी आंसर आएगा एक दूसरे से इसको इक्वेट कर देंगे, और के की वैल्यू यहाँ पे 2 आएंगी, क्योंकि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी, ठीक है। तो मुझे ये दोनों केसेस में रख के वैल्यू रख के देखनी है, ठीक है। जब मैं कॉर्ड की लेंथ निकालूंगा, कॉर्ड की लेंथ निकालूंगा ए और बी के बीच में, तो यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे अगर 2 वैल्यूज़ निकली हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन में भी दे रखा था वैल्यूज़, तो एक या उससे ज़्यादा भी वैल्यूज़ आ सकती थी, ठीक। तो यहाँ पे तुम्हारा के की 2 वैल्यू आई हैं, तो तुमको 2 वैल्यूज़ रख के देखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और बाकी तो चलो खैर ठीक है, ये याद रखना कि अंडर रूट की जो अंदर की वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, बस, ठीक है। रख के तो दोनों देखना, ठीक। अब अगला जो क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द पॉइंट पी डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ये आर इन द रेशियो इतना, लाइज ऑन द लाइन इतना इतना इतना। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये वाला आप करिएगा, ठीक है। कि एक पॉइंट पी है, ठीक है, इसके लिए कह रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट पी लाइन सेगमेंट है एक, ठीक है, जो 2 पॉइंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, ठीक है। पॉइंट पी कह रहा है कि ये इसको 3:2 में बांट रहा है, ठीक है। प्रूव दैट द पॉइंट पी डिवाइडिंग द लाइन इतना जॉइनिंग, ठीक है, लाइज ऑन द लाइन ये और ये, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ पी ए और पी बी। ये वाला आपका होमवर्क है, ठीक है। वैसे तो इसका सॉल्यूशन है ये, लेकिन आप देख लीजिएगा कैसे किया है, ठीक है। वो होमवर्क आप बताइएगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड, इसमें ग्राफ होगा यूज़, ठीक है। ये कहा गया है कि भाई इसको और इसको प्लॉट करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, एक्स की तो वैल्यू पहले से मैंने भाई, जब भी ये मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, ये मेरा एक्स है, ये वाई है, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे तो 1 2 3 इधर सब नेगेटिव होगा, -1 -2 और -3, ठीक। अब x इज इक्वल टू -3 का मतलब हो गया कि ये लाइन ऐसे जा रही होगी -3 से गुजर के, ठीक है। जब भी तुमको कोई ऐसी लाइन दे रखी है ना, x इज इक्वल टू a,
ये जब प्लॉट करते हैं ना, जब इसकी लाइन फॉर्म करते हैं ना, तो इसकी लाइन हमेशा क्या होती है, वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। और जब वाई इज इक्वल टू कुछ दिया होता है, वाई इज इक्वल टू ए दिया होता है, तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। एक लाइन मेरी ये प्लॉट हो गई। अब ये जो दूसरी लाइन दी है, इसको कैसे प्लॉट करेंगे? इसको प्लॉट करने के लिए तरीका होता है कि वाई, इसको रीअरेंज करके वाई इज इक्वल टू उसको समथिंग कुछ बना देंगे, रीअरेंज करना है, ठीक है। इसके वाई के टर्म्स, एक्स के टर्म्स में वाई की वैल्यू निकाल लेंगे और एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे ताकि मुझे वाई के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको रीअरेंज करके क्या बनाया गया है, वाई इज इक्वल टू 5x + 5/2, ठीक है। फिर यहाँ पे सबसे पहले एक्स की वैल्यू मैंने -1 रख के देखी तो वाई मेरा 0 आ रहा है, ठीक। और एक्स की वैल्यू 1 रख के देखी तो वाई की वैल्यू 5 आ रही है। तो मुझे यहाँ से 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है। मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स तो होनी चाहिए ताकि अगर मैं प्लॉट करूँ उन दोनों को ज्वाइन कर दूँ, ठीक है। उन दोनों को जब ज्वाइन करोगे, ठीक है, ज्वाइन करने के बाद ऐसा कुछ बन के आएगा। तो यहाँ पे जिस भी पॉइंट पे ये दोनों लाइन एक दूसरे से मीट कर रही होंगी, उसको चेक कर लेना किस लाइन पे कर रही हैं, ठीक है। जब चेक करोगे तो उसका आंसर -3,5 आ रहा होगा, ठीक है। बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। ये वाला अच्छा है और ये वाला, दोनों अच्छे हैं, ठीक है। एक AP है जिसका 15th टर्म है। 15th टर्म का मतलब ये 15th टर्म है, ठीक है। जो भी एक AP बन रहा होगा उसका 15th टर्म जो है वो 8th टर्म से 8वां जो टर्म होगा ना उसका AP का, उससे 21 ज़्यादा है, ठीक है। मतलब अगर मैं इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 21 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर सीधा टर्म वाला फॉर्मूला रख देंगे। यहाँ पे a प्लस n - 1 × d, तो n की वैल्यू यहाँ पे 15 है तो ये 14 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 है तो यहाँ 7 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से d की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद कहा गया है द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज़ 55। तो तुमको S10 की वैल्यू दे रखी है 55, ठीक है। तो यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। और यहाँ से मेरा फर्स्ट टर्म निकल के आ जाएगा सॉल्व करने के बाद -8, ठीक है। अब तुमको पहला टर्म मिल गया और तुमको d भी पता था। अब क्या करना है, तुमको पहले टर्म में 3 ऐड कर दिया तो -5 आ गया, इसमें 3 ऐड कर दिया -2 आ गया, 3 ऐड कर दिया 1 आ गया, तो तुमको एक AP सीरीज़ मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आया? अब इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा होमवर्क है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इतना, Sn जो है वो तुमको n के टर्म्स में दे रखा है, ठीक। फाइंड द nth टर्म हेंस 10th टर्म, ठीक है। अब तुमको एक मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ हिंट के लिए, ये करना कि एक फॉर्मूला होता है कि Sn माइनस S - 1 इज इक्वल टू Tn होता है, ये याद रखना, ठीक। अब Sn की वैल्यू तो यहाँ पे पुट कर दोगे इसकी जगह, S - 1 की जगह तुम यहाँ पे यही वैल्यू पुट कर दोगे, लेकिन n की जगह n - 1 रखोगे, ठीक। जब सॉल्व करोगे तो जो तुम्हारा Tn की वैल्यू आएगी वो n के टर्म्स में आएगी, ठीक, n के टर्म्स में आएगी। और तुमसे 10th टर्म की वैल्यू पूछी गई है तो यहाँ पे क्या करना, T10 लिखोगे और जहाँ तुम्हारा n आ रहा होगा वहाँ पे बस 10 पुट कर दोगे, ठीक है। वहाँ पे 10 पुट कर दोगे तो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके ज़रूर बताइए, ठीक है। आगे एक विंडो है जिसका डायमेंशन तुमको दिया गया है इतना, ठीक। अर्जुन जो है ग्रिल लगाना चाह रहा है विंडो में, और वो जो ग्रिल होगा वो स्क्वायर्स होंगे ना, ग्रिल होता है ना जिसमें स्क्वायर होते हैं ना ऐसे। तो वो चाहता है कि वो ऐसा सेटअप बनाए कि जो स्क्वायर हो ना उसका साइज़ जो हो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ हमको दे रखी है, ठीक। अब यहाँ पे जो डायमेंशन दे रखे हैं इन दोनों डायमेंशन के मुझे HCF निकालने, जब भी मैक्सिमम वैल्यू की पूछी जाए ना तो HCF निकाल दो दोनों नंबर के। इन दोनों के जब HCF निकाला गया तो 12 आया, ठीक। HCF निकालने से क्या हो गया, मुझे ये पता चल गया जो साइड ऑफ द स्क्वायर होगा मैक्सिमम वो क्या होगा, 12 होगा। अब तुमसे पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे फॉर्म, अगर मैं ग्रिल बनाने जाऊंगा इतने बाई इतने विंडो में, तो जो ग्रिल्स बनेंगे स्क्वायर वाले वो टोटल कितने होंगे, स्क्वायर्स, टोटल कितने स्क्वायर्स होंगे। तो क्या करना है भाई, एरिया ऑफ विंडो डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। मतलब कि अगर मैं ऐसे एक बड़ा सा विंडो बना रहा हूँ तो उसमें ऐसे 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 करके ऐसे 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 ये तुम्हारे स्क्वायर बन रहे होंगे। तो यही पूछा था उसने क्वेश्चन में कि ये जो स्क्वायर बन रहा होगा ये मैक्सिमम से मैक्सिमम इसकी लेंथ कितनी हो सकती है इस वाले स्क्वायर में, इस वाले विंडो के डायमेंशन में। तो यहाँ से HCF निकाला गया, दोनों जो डायमेंशन दे रखी है उसका HCF निकालो तो मैक्सिमम मेरा इतना आ रहा है, ठीक। तो इसका जो एरिया होगा, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ टोटल विंडो से हम डिवाइड कर देंगे तो मेरा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स पता चल जाएंगे कि टोटल भैया इतने स्क्वायर्स लगेंगे इसमें, ठीक है। आगे ये तो प्रूव है, इसमें तो कुछ नहीं करना, ठीक है, ये तो प्रूविंग है, ठीक है। इसमें इसको इसके बराबर प्रूव कर देना। यहाँ पे देख लो क्या किया है, tan, इसको क्या कर दिया है, कॉट को tan में चेंज कर दिया और ये यहाँ पे भी
क्या किया है, ये कॉर्ड को टैन में चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कॉर्ड को टैन में चेंज करने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा और ये टैन थीटा -1, टैन थीटा -1 को बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आ रही है, ठीक। और यहाँ पे देख रहे हो a³ - b³ का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे हम ये वाला आइडेंटिटी हम लगा देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये और ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा। फिर जो भी ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को हम सेपरेट कर देंगे, ठीक है। जब tan² करेंगे तो tan बचेगा, tan करेंगे तो 1 बचेगा, 1/tan करेंगे तो 1/tan बचेगा, ठीक है। तो 1/tan मेरा होता है कॉट, जो कि RHS के बराबर आ गया, इसमें कुछ भी नहीं था। आइए तो अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर सबस्टेंस एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है। अब एक सर्कल है ऐसे, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। ये इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगा ऐसे, तो ये कॉर्ड बन रहा है, ठीक है। एक कॉर्ड को मैं कह देता हूँ AB और ये सेंटर को ले लेता हूँ, ठीक। अब ये कह रहा है कि इस सेंटर, ये जो सेंटर से यहाँ पे 2 लाइनें खींची हैं, ये यहाँ से ये जो कॉर्ड है, ये एंगल जो सबस्टेंड कर रहा है सेंटर पे, ये 60 डिग्री कर रहा है। इस सर्कल का रेडियस मुझे दे रखा है 14 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। मतलब ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, ठीक। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखोगे, इसके दोनों साइड्स बराबर हैं, ये वाले 2 साइड्स बराबर हैं, मतलब इसके जो बेस एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे। कहने का मतलब, अगर मैं इन सबको ऐड करूँगा और 180 के बराबर करूँगा, तो ये भी 60 और ये भी 60 के बराबर आ जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है। तो भाई 60 60 60, जो ये AOB ट्रायंगल आया है, ट्रायंगल AOB, ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी तीनों साइडें बराबर होंगी, तो ये 14 ये 14, तो ये जो कॉर्ड भी बन रहा होगा, ये भी क्या होगा, 14 सेंटीमीटर का होगा, ठीक। अब क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्मॉलर सेक्टर का एरिया बताना है। स्मॉलर सेक्टर का एरिया के लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे और सीधा यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तुम ये भी करके छोड़ दो, कुछ गलत नहीं है, ठीक। अगला, पैरामीटर ऑफ द स्मॉलर सेगमेंट। सेगमेंट जो है, अब देखो क्या होता है, सेगमेंट और सेक्टर समझ लो। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक कॉर्ड खींच लेता हूँ, तो ये 2 सेगमेंट में बट गया है, ठीक है। समझ में आ गई। ये मेजर सेगमेंट होता है, ये माइनर सेगमेंट होता है, ठीक है। ये स्मॉलर सेगमेंट होता है, ये लार्जर सेगमेंट होता है, ठीक। और सेक्टर क्या होता है, जब मैं एक सर्कल ऐसे बनाता हूँ और ऐसे करके एंगल कोई सबस्टेंड हो रहा होता है, ये, ठीक है। तो ये जो होता है, ये माइनर सेक्टर होता है, और ये जो होता है, ये मेजर सेक्टर होता है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो जाना। तो यहाँ पे जो पूछा गया है सेकंड में, पैरामीटर ऑफ द स्मॉलर सेगमेंट, तो स्मॉलर सेगमेंट का पैरामीटर का मतलब हो गया ये जो कॉर्ड बन रहा होगा, ये इतना, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आर्क बन रही होगी, इसकी लेंथ टोटल बतानी है, ठीक है। तो कॉर्ड प्लस आर्क की लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले आर्क निकालेंगे। आर्क AB की लेंथ निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। θ/360 × 2πr, ठीक है। यहाँ से मेरा निकल के आ जाएगा कॉर्ड। जब कॉर्ड निकल के आ जाएगा तो उस आर्क निकल के आ जाएगा, तो टोटल पैरामीटर ऑफ स्मॉलर सेगमेंट क्या हो जाएगा, कॉर्ड जितना था, ये AB कॉर्ड, और ये जो तुम्हारा ये बन रहा है आर्क, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो उसका पैरामीटर निकल आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे ये अलग क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिमिलैरिटी वगैरह है। सिमिलैरिटी इसमें कुछ ज़्यादा समझाने के लिए नहीं है, ठीक है। इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि क्लास इंटरवल दिया गया है, ठीक, उनकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, क्लास इंटरवल दिया गया है, उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक x, एक f और एक fx, 3 टेबल बना लेते हैं। x क्या होता है, तुम्हारा क्लास मार्क्स होता है, ठीक है। ये क्या होता है, क्लास मार्क्स होता है। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, ये जो तुम्हारे क्लास इंटरवल दे रखे हैं, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना होता है। तो ऐसे करोगे तो सबसे पहले का 10 आ जाएगा, फिर तुम्हारा 30 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 70 आ जाएगा, उन दोनों को ऐड करके 2 करोगे तो 90 आ जाएगा। f फ्रीक्वेंसी सबकी दे रखी है, इसकी दे रखी है 12, इसकी दे रखी है 15, इसकी दे रखी है p जिसकी हमको वैल्यू पता करनी है, और इसकी दे रखी है 28, इसकी दे रखी है 13, ठीक। अब यहाँ पे fx निकालेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। fx मतलब f मल्टीप्लाइड बाय x, तो यहाँ हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 450, ये हो जाएगा 50p, ये हो जाएगा 1960, और ये हो जाएगा 1170, ठीक है। हम सिग्मा fx और सिग्मा f की वैल्यू निकाल लेंगे और मीन का फॉर्मूला लगा देंगे वाला, ठीक है। सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, तो यहाँ से हमारी वैल्यू p की निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारी p की वैल्यू निकल के क्या आ रही है, 32, ठीक। अब अगला क्वेश्चन कह रहा था मोड। सबसे पहले तो ये जो मोड का जो फॉर्मूला है ना भाई, ये भूलना नहीं, ये याद करके जाना ही है ना। और सब समझ लो होता क्या है, ये जो L होता है, L जो होता है मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होती है। मॉडल क्लास क्या होता है, मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, मैक्सिमम
फ्रीक्वेंसी जिस भी क्लास इंटरवल में होती है वही क्लास तुम्हारा मॉडल क्लास कहलाता है, ठीक है। जैसे 40 और 60 में पी था, पी की वैल्यू क्या थी 32 जो है सारी फ्रीक्वेंसीज में सबसे ज़्यादा है, तो ये जो क्लास हो गई ये क्लास तुम्हारी कौन सी हो गई, मॉडल क्लास हो गई। तो उस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट एल होती है। इस फॉर्मूले में जो F1 होता है, ठीक है, F1 जो होता है उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक। फिर होता है F0 या F0 जो भी कहो, वो जो होता है ये जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है इससे जस्ट पहले वाले की फ्रीक्वेंसी, और F2 जो होता है जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है उसके जस्ट बाद वाली की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब ये जो चीज़ हो गई ये हो गया F0, ये हो गया F1 और ये वाला हो गया F2, ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़ है बस। और ये H जो होता है मॉडल क्लास में जो क्लास इंटरवल होता है दोनों के बीच का डिफरेंस 20, कितने का इंटरवल है, 20 का इंटरवल है, ठीक है। तो सारे फॉर्मूला लगाओगे तो मॉड की वैल्यू यहाँ से तुम्हारी आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है, थ्योरी बेस्ड है सॉरी सर्कल की थ्योरी बेस्ड है। यहाँ पे भी वहीं ये जो टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो ऐसे करके ये, ठीक, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। अगर ये ध्यान से देखोगे ये तुम्हारा AC जो है OC रेडियस को छू के जा रहा है, तो ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे और पाइथागोरस लगा के सबकी लेंथ निकालेंगे। AB और PA की लेंथ पूछी गई है, AB की और PA की लेंथ पूछी गई है, ठीक है। हमको दे कौन कौन सी रखी है, सबसे पहले तो रेडियस दे रखा है हमको, रेडियस की लेंथ हमको 5 दे रखी है, और कौन सी लेंथ दे रखी है, OP की दे रखी है 13, ठीक है। OP की लेंथ दे रखी है, OP की लेंथ दे रखी है 13, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले देखो OQP, बड़े ट्रायंगल में आ जाओ, OQP, इसमें हम पाइथागोरस अगर लगाते हैं तो ये जो PQ है, PQ को हम पाइथागोरस लगा के उसकी वैल्यू हम 12 निकाल लेंगे, ठीक है। तो PQ की जो लेंथ है 12 आई है तो PR की भी 12 होगी, क्यों, क्योंकि दोनों कॉमन टेंजेंट है भाई। किसी सर्कल से एक ही पॉइंट से एक ऐसे करके दो जब टेंजेंट जाते हैं और वो दोनों टेंजेंट एक ही सर्कल को टच करके निकलते हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। अगर ये PQ की लेंथ 12 आई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 12 आई है, तो PR की लेंथ भी क्या होगी, 12 होगी, ठीक। आगे OC हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, OC 5 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम CP की लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको OP की लेंथ हमको पहले से दे रखी है, OP की लेंथ हमको 13 दे रखी है, 13 में से मैं 5 माइनस कर दूंगा तो मेरी 8 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, AB जो है ध्यान से देखो, ये भी एक टेंजेंट है ना OC के लिए, तो भी 90 डिग्री बना रहा होगा, तो AC पे एंगल जो बन रहा है पहले ही बता दिए थे 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर मैं AC को X ले लेता हूँ, ठीक है, अगर ध्यान से देखो, अगर मैं AC को X ले लेता हूँ तो मेरा QA जो होगा वो भी X होगा, क्योंकि ये दोनों भी कॉमन टेंजेंट है A पॉइंट से, ठीक है, ये भी A पॉइंट से क्या है, कॉमन टेंजेंट है। आगे समझ में, ऐसे ही PA जो होगा, फिर हम PA की लेंथ निकालेंगे, तो PA की लेंथ क्या हो जाएगी, PA जो होगा वो PQ बड़ी वाली लेंथ, उसमें से QA माइनस कर देंगे, मतलब 12 में से मैं X माइनस कर दूंगा तो मेरी PA की लेंथ आ जाएगी जो मैंने यहाँ पे मानी है, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ से क्या करना है, अब हमको ये वाले छोटे वाले ट्रायंगल में क्या करना है, पाइथागोरस लगा देनी है। तो यहाँ पे ACP ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस लगा दूंगा, यहाँ से मेरी X की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। X की लेंथ जब आ जाएगी तो फिर मेरा PA की भी लेंथ आ जाएगी, PA था 12 माइनस X, तो यहाँ पे X की वैल्यू रख दूंगा तो यहाँ पे मेरी PA की भी लेंथ आ जाएगी, जो पूछा गया वो आ जाएगा, ठीक है। आगे कैलकुलेशन है बस, आगे ये वाली चीज़ ध्यान से समझना, टोटल टाइम एक टैंक को भरने में 2 टैप्स को 80/9 आवर्स लगते हैं, ठीक है। जितना समय लगता है, अगर कह रहा है कि इतने घंटा उसको समय लग रहा होता है, इतने घंटे का काम कर रहा है, तो 1 घंटे में वो कितना काम कर रहा है तो इसी का ही रेसिप्रोकल कर दो, उसी का ही क्या कर दो, रेसिप्रोकल। तो कहने का मतलब अगर मैं कहता हूँ कि टैप A है वो अगर X आवर ले रहा है, टैप B जो है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, कह रहा है कि जो बड़ा वाला टैप है वो 4 घंटे कम टाइम ले रहा है छोटे वाले टैप से। मतलब कि जो बड़ा वाला टैप, जाहिर सी बात है इसका डायमीटर ज़्यादा है, पानी ज़्यादा निकलेगा तो उसको समय कम लगेगा, छोटे वाले से कम लगेगा। तो कह रहा है कि अगर मैं छोटे वाले टैप को X मान लूँ कि उसको X घंटे लग रहा है, तो बड़े वाले टैप को कितने घंटे लग रहा होगा, X माइनस 4 घंटे, क्योंकि कह रहा है 4 घंटे कम है, ठीक। अगर वो X घंटे में पूरी टैंक भर रहा है अकेले, तो एक घंटे में वो कितना भर रहा होगा, 1/x, अभी मैंने बताया, जितना घंटे लग रहा होता है उसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक। फिर ऐसे ही इसको भी कितना लग रहा होगा, इतना। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखूँ, दोनों कंबाइन कितना काम कर रहे होंगे 1 घंटे में, वो इतना काम कर रहे होंगे, ठीक, इतना कर रहे होंगे। तो यही इक्वेशन बनती है ऐसे। इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारी 2 वैल्यूज़ आएंगी, और ये याद रखना, दोनों वैल्यूज़ को रख के फिर चेक करना ज़रूर, ऐसे बस X की वैल्यू निकाल के छोड़ नहीं देनी है, ठीक है, ये गलती नहीं करनी। क्योंकि देखो X की वैल्यू 16/9 रखने पे, अगर मैं यहाँ 16/9 रखता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव हो जाएगी, जो कि गलत है,
ठीक है। तो इस वाली x की वैल्यू को मैं इग्नोर कर दूंगा और x इज इक्वल टू 20 लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा 16 आवर्स। आगे चलते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आसान है, ठीक है। एक स्टोरेज टैंक है, ये पानी की टंकी है, उसके सामने एक बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे जो ए बी है ना, ए बी ये तुम्हारा वाटर टैंक है, ठीक है। ठीक, ये मेरा 54 है और ये भी मेरा 54 होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये 54 है तो उसकी लेंथ भी 54 होगी, ये 54 है तो उसकी लेंथ भी 54 होगी, ठीक है। तो सीधा सीधा ये पूछा है कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के विंडो से जब तुम्हारा जो वाटर टैंक है उसके टॉप को जब मैं देखते हैं तो उसका जो एंगल ऑफ एक्सप्रेशन बन रहा है, एलिवेशन बन रहा है, सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है 45 बन रहा है। जब उसी खिड़की से टैंक के फुट को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 बन रहा है, ठीक। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो डी और वाई के बीच में मुझे रिलेशन बताना है। तो ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में क्या कर देना है, ट्रिग्नोमेट्री लगा देनी है और क्या करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये तुम्हारा इस वाले ट्राइंगल में इतना ये डी दे रखा है, ये वाई दे रखा है, ये मेरा 30 डिग्री है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 ये हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2d। तो एक रिलेशन ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे सॉल्यूशन किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है h की वैल्यू ढूंढनी है। भाई h की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, भाई h की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, ऐसे, क्योंकि ये 54 है तो ये वाली लाइन भी 54 हो जाएगी। इस वाले ट्राइंगल में हम tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। tan थीटा होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 45 इज इक्वल टू h अपॉन 54, ठीक है। tan 45 इज इक्वल टू h अपॉन 54। tan 45 की वैल्यू तुम्हारी होती है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 54, ठीक है। फिर पूछा है हाइट ऑफ टैंक। तो हाइट ऑफ टैंक क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ टैंक तुम्हारी ये d है और ये h है, दोनों का सम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे करके हम निकाल लेंगे, बहुत आसान है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेलवे ब्रिज दे रखा है और उसमें एक आर्क बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से लेके ये इतना आर्क बना हुआ है और इस आर्क को एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या होगा। एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक और ये तुम्हारा ओरिजिन है 0,0, मतलब ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे एट वाई एक्सिस एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। जब मैं यहाँ पे वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू ढूंढूंगा तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मुझे 0 रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 136 आ जाएगी, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में अगर मैं x 0 रखता हूँ तो यहाँ पे जो ये y इज इक्वल टू ये इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो केवल प्लस 136 बचेगा। तो 0,136, तो इसका जो कोऑर्डिनेट पहले वाले का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो 0,136 होगा, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर ये हो जाएगा। अब स्पैन ढूंढना है, स्पैन का मतलब डिस्टेंस, मतलब यहाँ P से लेके Q तक का डिस्टेंस, मतलब स्पैन मतलब लेंथ ढूंढनी है। भाई 0 से लेके यहाँ तक कितना यूनिट है, इतना यूनिट है, 228.5 यूनिट है। 0 से लेके इधर कितना यूनिट है, 238.5 यूनिट्स है, ठीक है। यूनिट्स देखने हैं, समझ में आ रही है, यूनिट्स देखोगे, ठीक है, आया। तो यहाँ पे देखो, दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। क्या कर दोगे, ऐड। इसको ना भी देखो, अगर थोड़ा सा दिमाग भी लगा लो यार, जो नेगेटिव होता है ना मैथ्स में, नेगेटिव का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वही नेगेटिव का मतलब होता है कि डायरेक्शन बता रहा है वो कोऑर्डिनेट में। तो ये नेगेटिव तुम्हारे डायरेक्शन बता रहा है कि 0 से लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमको केवल यूनिट से मतलब है, लेंथ जब पूछी गई है तो केवल यूनिट से मतलब है, उसमें प्लस माइनस नहीं होगा लेंथ में, ठीक है। तो ये दोनों को बस सीधा क्या कर देना, हमको ऐड कर देना है। जब ऐड कर दोगे दोनों को तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 467, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जीरोज राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल यूजिंग डायग्राम। एक बात बताओ, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो कर्व बन रहा है, ये आर्क बन रही है, ये एक्सिस एक्स एक्सिस को दो जगह काट रही है, एक ये, और दोनों की वैल्यूज हमको एक्स की दे ही रखी है। यही तुम्हारा अल्फा हो गया, यही तुम्हारा बीटा हो गया। तो तुम्हारे दो जीरोस तो ये हो ही गए, अल्फा बीटा, ठीक है। अब कह रहा है कि वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करेंगे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो होता है ax² + bx + c = 0, तो यहाँ पे सम निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, ठीक, समझ में आ गई। तो -b/a करके निकालेंगे, तो यहाँ -b/a कर रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है -10, ठीक। और जो एक्चुअली में हम लोग को दे रखा है अल्फा बीटा, दोनों को हम ऐड करके देखते हैं, एक था ये और एक था ये, दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो भी आंसर मेरा क्या आ रहा है, -10। तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो मतलब कि ये जो चीज़ दी गई है ये सही है, ठीक है। हम लोगों ने इसको वेरीफाई कर दिया है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये मैं बता दे रहा हूँ, एक क्यूबॉइडल शेप का एक लैंप है जो दीवार पे ऐसे लटका दिया गया है। इसके ये ऊपर की साइड से, ये ऊपर, यहाँ से ऊपर से देखोगे ना, यहाँ से
ये ऊपर की साइड का क्रॉस सेक्शन दे रखा है, ठीक है, टॉप क्रॉस सेक्शन ऊपर की साइड से दे रखा है, ठीक। यहाँ पे एक छेद है, यहाँ पे एक बल्ब लगाया गया ऊपर, स्फेरिकल बल्ब, ठीक है। तो सबसे पहले तो पूछा गया सरफेस एरिया ऑफ द बल्ब। भाई बल्ब का डायमीटर दे रखा है, तो उसका सरफेस एरिया, एक स्फेरिकल स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। ये फॉर्मूला लगा दोगे तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दूसरा, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द बल्ब इफ एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर स्पेस इज लेफ्ट फ्रॉम ईच साइड। कहने का मतलब, ऊपर ध्यान से देखो, अगर मैं ऊपर की साइड, ये टॉप शेल्फ, ये ऊपर से देख रहा है, ये वाली जी चीज़, ये वाली जो है ना पूरा, ये ऊपर से देख रहा है, अगर मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक छेद करना चाहूँ, ठीक है, मतलब मैक्सिमम मैं कितना बड़ा कर सकता हूँ, इतना ही तो बड़ा कर सकता हूँ, इतना बड़ा। और इस सर्कल का डायमीटर जो होगा वो कितने के बराबर होगा, इसके विड्थ के तो बराबर होगा, विड्थ के ही बराबर होगा ना, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये चीज़ हो जाएगी, समझ में आ गई। तो इसके विड्थ के ही बराबर होगा, विड्थ इसका, सॉरी 17 नहीं है, इसका विड्थ है, वो ऊपर से देख रहे हैं ना, यहाँ ऊपर, ऊपर यहाँ है, ऊपर से देख रहे हैं। जब विड्थ होगा ऊपर से देखेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से दिख नहीं रहा है, अगले पेज पे बनाते हैं, देखो। अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ ना, ऊपर से, तो ये 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 12 सेंटीमीटर होगा। और इसकी जो चौड़ाई दे रखी है वो 24 सेंटीमीटर होगी। ये ऊपर है, ये टॉप है, ये टॉप, ये वाला है टॉप क्रॉस सेक्शन। जब मैं यहाँ पे एक बड़ा बनाना चाहूँगा तो मैक्सिमम इतना ही बड़ा बना सकता हूँ जिसका डायमीटर इसके बराबर होगा। तो उसने बोला है कि मैक्सिमम कितने डायमीटर का बल्ब हो ताकि इस साइड से और इस साइड से एक सेंटीमीटर बच जाए। तो एक सेंटीमीटर कितने, अगर 12 में से मैं एक और एक 2 निकाल दूंगा तो मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर डायमीटर का मेरा वो बल्ब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फैब्रिक यूज्ड इफ देयर इज अ फोल्ड ऑफ 2 सेंटीमीटर ऑन टॉप एंड बॉटम एजेस, ठीक है। एक फैब्रिक यूज़ किया गया है पूरे को ढकने के लिए, है ना, इस पूरे को कवर करने के लिए, और ऊपर की साइड और नीचे की साइड से 2-2 सेंटीमीटर फोल्ड कर दिए गए हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये 17 सेंटीमीटर, तो ये 17 सेंटीमीटर तो पहले से ही था, ठीक है। ऊपर से 2 ऊपर से फोल्ड किया गया है, 2 ऊपर से फोल्ड किया गया है, तो इफेक्टिव हाइट मेरी कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी, ठीक है। अब तुम्हारा पूछा गया है क्या, एरिया पूछा गया है फैब्रिक का, तो हम फैब्रिक का एरिया लगा देंगे, ठीक है। ये चीज़ जैसे एरिया 4 वॉल्स होता है वैसे ही ये भी लगा देंगे, 2 × L+B मल्टीप्लाई बाय कितना ऊंचा है, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ। तो यहाँ से मेरी लेंथ आ जाएगी, एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आगे की जो वीडियोस आएंगी मैं और पेपर्स लेके आऊँगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। जहाँ भी क्वेश्चन आपको फंस रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे, मुझे तुरंत बताइए। और सर मुझे ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आया। वैसे मैंने पूरी कोशिश की जितना जल्दी हो सके उतना करूँ, लेकिन आप लोगों को भी कम समय में जल्दी तैयारी करनी, क्योंकि आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।